गुड मॉर्निंग माय डियर क्यूट लवली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग जो है पिछला चैप्टर यानी 25.1 जो था यानी 25.1 जो था उस चैप्टर को आप लोग बना लिए होंगे। और हर एक सवाल हम चर्चा किए थे, हर एक बात चर्चा किए थे कि कोलिनियर होने के लिए क्या शर्त है, इक्वल होने के लिए क्या शर्त है, लाइक होने के लिए क्या शर्त है, अनलाइक होने के लिए क्या शर्त है। एक एक सवाल हम लोग चर्चा किए थे। आई होप कि आपका सब बन गया होगा। आज अब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने के पहले उसका कुछ थ्योरी है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट देखिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यानी योग्य का त्रिभुज नियम, या इसको कहिए त्रिभुज का योग्य नियम, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। त्रिभुज का योग्य नियम कहिए या योग्य का त्रिभुज नियम कहिए। तो उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है। इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा क्योंकि यह वेक्टर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको बारीकी से देखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे आपको जो है इससे रिलेटेड जो है हम लोग को प्रश्न मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा और जब पूरा हम समझा देंगे उसके बाद आशा करते हैं कहीं आपको दूर दूर तक उसमें कहीं कोई डाउट्स नहीं होंगे। देखिएगा, अगर हम इसको लिखते हैं कि इफ टू वेक्टर can be represented by two sides of a triangle taken in if two vector can be represented by two sides of a triangle taken in same order then third side represent their रिजल्टेंट का मतलब सम माने जोगफल। टेकन इन रिवर्स ऑर्डर अभी आप कुछ नहीं समझिएगा, हम बोल रहे हैं उस चीज को पहले आप कॉपी में नोट कीजिए। यदि आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं उस चीज को आप क्लियर लिखिएगा पहले कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, योग्य का त्रिभुज नियम, या लिखिए त्रिभुज का योग्य नियम, हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा जो डाटा यहां से आपको लिखा गया है कि इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल taken in same order then third side represent their resultant means sum taken in reverse order। पहले आप इन चीजों को कॉपी में नोट करेंगे। if two vector can be represented by two sides of a triangle taken in same order then third side represent their resultant taken in reverse order। अब आपके दिमाग में यह बात चल रहा है, चार लाइन के अंग्रेजी है ना। तो अभी आप मात्र 2 मिनट अपना पैसेंस बना के रखिएगा। 2 मिनट आप अपना पैसेंस बना के रखिएगा, हर एक बात आपका जो है वह क्लियर हो जाएगा। आप देखिएगा सबसे पहले
इफ टू वेक्टर माने कोई दो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, माने यदि कोई दो वेक्टर, कोई दो सदिश किसी त्रिभुज के दो साइड को रिप्रेजेंट करता हो। यहां से यहां तक का क्या मतलब हुआ? इफ टू वेक्टर माने यदि कोई दो सदिश कैन बी रिप्रेजेंटेड माने जिससे सूचित किया जा सकता है, किससे, क्या चीज से? बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, माने यदि कोई दो जो सदिश दिए गए हैं, कोई दो सदिश किसी त्रिभुज के दो भुजा को रिप्रेजेंट करता है और वह किस ऑर्डर में लिया गया है? टेकन इन सेम ऑर्डर, यानी यह लाइन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, टेकन इन सेम ऑर्डर। देन थर्ड साइड, त्रिभुज में तीनों साइड होता है ना जी, तब यहां देखेंगे लिखा गया तब देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट, यानी तीसरा जो साइड होता है, तीसरा जो भुजा होता है, वह तीसरा भुजा जो है उसके रिजल्टेंट को बताता है। रिजल्टेंट कहने का मतलब उसका सम यानी जोगफल। अब वह तीसरा साइड ले आएगा, वह कैसे ले आएगा जी? तो लिखा गया लास्ट में देखिएगा यहां टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। कुछ नहीं बुझाया होगा, हम जानते हैं कुछ नहीं बुझाया होगा, फिर सुनिए। अब यहां से जब हम फिगर बना रहे हैं तो आप देखिए ऊपर का हेडिंग तो आप लिख लिए होंगे, उसको हम ऊपर से मिटा रहे हैं और देखिएगा इस पर काम हम लोग कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम कीजिए इसको कि यहां तक पूरा कवर हो जाए। चलिए कंसंट्रेट होकर के देखिएगा कि लिखा गया इफ टू वेक्टर, तो मान लीजिए यहां देखिएगा यदि कोई वेक्टर यहां दिया गया है, यहां कोई वेक्टर सपोज दिया गया है ए, और आप जानते हैं कि यह टेल कहलाता है और यह क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। तो यदि कोई वेक्टर दिया गया है, यह है इसका टेल और यह है इसका हेड, और कोई दूसरा वेक्टर दिया गया, सपोज दूसरा वेक्टर दिया गया है, वह है वेक्टर बी। एक वेक्टर ए दिया गया है, दूसरा वेक्टर बी दिया गया है, और यह है इसका टेल और यह है इसका हेड। टेल कहने का मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और हेड कहने का मतलब इसका टर्मिनल पॉइंट। अब देखिएगा कि त्रिभुज का योग नियम क्या होता है। लिखा गया है इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी यदि कोई दो सदिश जो है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को रिप्रेजेंट करता हो, तो देखिएगा यह पहला साइड, यहां खूब बारीकी से देखिएगा, यह एक साइड हो गया जिसका नाम हम दे रहे हैं यहां पर वेक्टर ए, और दूसरा जो वेक्टर लेना हुआ देखिएगा कैसे, और यह हो गया वेक्टर बी। अब खूब बारीकी से देखिएगा, यहीं पर टेक्निकल किसी भी चार लाइन अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है। दो वेक्टर है, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, लिखा गया टेकन इन सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर कहने का मतलब यह यहां से ऐसे जा रहा है, ये भी यहां से ऐसे जा रहा है, माने दोनों एक ही ऑर्डर में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम दिशा की तरफ जा रहा है, ऐसे माने एक ही तरफ से जा रहा है। अब यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को रिप्रेजेंट करता हो, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है तो खूब सावधानी के साथ सुनिएगा। पहला जो वेक्टर है, पहला जो सदिश है, उस सदिश का जो है हेड, पहले सदिश का हेड और दूसरे सदिश का टेल, इसको कंबाइन करना है। यानी पहला सदिश जो था, यह पहला सदिश जो था, इस पहले सदिश को क्या चीज? हेड, और दूसरा जो सदिश था यानी पहले सदिश के इस हेड को दूसरे सदिश के टेल के साथ कंबाइन किया गया, यानी पहले सदिश को क्या चीज? यह हेड और दूसरे सदिश का टेल। तो ये हो गया कि यदि कोई दो सदिश या दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो और दोनों किस ऑर्डर में लिया गया हो? सेम ऑर्डर में लिया गया हो, तो यहां बारीकी से देखिएगा, तो यह जो तीसरा साइड होता है, यह जो थर्ड साइड होता है, यह इसके रिजल्टेंट को बताता है, और रिजल्टेंट किस ऑर्डर में रहता है? रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर
इसको हम ऐसे कर दे तो अब तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा, यह यहां से चल रहा है, ऐसे चल रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी यहां से ऐसे। तो यहां पर अगर इसका नाम देते हैं वेक्टर आर, तो त्रिभुज के जोग नियम से क्या हो जाएगा कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब पूरे बात का निचोड़ समझिएगा, पूरा अंग्रेजी क्या लिखा गया था। यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो और दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी एक ही तरफ से हो, एक ऑर्डर में लिया गया हो, यानी दोनों एक ही तरफ से ऐसे चल रहा है, तो जो तीसरा साइड होता है वह तीसरा साइड क्या सूचित करता है, तो दोनों साइड के जोगफल को सूचित करता है, उसके रिजल्टेंट को सूचित करता है, उसके सम को सूचित करता है। यानी अगर कोई दो सदिश, सुनिएगा बारीकी से, ये अंग्रेजी हिंदी रटने को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में इस शब्द को सुनिएगा कि यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो और वह जो दोनों सदिश है वह एक ही ऑर्डर में लिया गया हो, जैसे यह ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलते चलते ऐसे चलता जाए, यानी ऑर्डर जिसका सेम हो, तो उस परिस्थिति में जो तीसरा साइड होता है, तीसरा साइड वह इसके रिजल्टेंट को सूचित करता है। रिजल्टेंट कहने का मतलब उसके जोगफल को सूचित करता है, और जो तीसरा साइड होना चाहिए वह सेम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। तीसरा कैसा होना चाहिए, यानी जस्ट जो है इसके किस ऑर्डर में होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसका ऑर्डर किस तरह होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। देखिएगा कैसे इसमें कंफ्यूजिंग हो रहा है, खूब उसको सावधानी के साथ सुनिएगा कि अगर हम डायरेक्शन ऐसे दे देते तो यह ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे आ जाता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यह दोनों ऐसे चल रहा है, यह ऐसे चल रहा है, यहां से इधर आने के बदले इसका जो ऑर्डर है वह उल्टा है। तो वैसे परिस्थिति में यह जो थर्ड साइड होता है यह इन दोनों के जोगफल को सूचित करता है। फिर देखिएगा, पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर समझिएगा, यहां देखिएगा सावधानी के साथ। यदि मान लीजिए कि यहां पर आपको दिया गया है जो यह है कोई वेक्टर P, यह है वेक्टर P, सुन पा रहे हैं, यहां पर है कोई वेक्टर P और यहां कोई वेक्टर दिया गया है Q। तो त्रिभुज के योग नियम से क्या लिखेंगे, इसको कैसे सजाएंगे, तो त्रिभुज के योग नियम से क्या करेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज को ऐसे सजा दिए, और अब क्या करेंगे कि पहला त्रिभुज का जो हेड था उस पर दूसरे वाले त्रिभुज का टेल रखेंगे, टेल। तो कैसे सजाएंगे इसको, तो इसको सजाएंगे ऐसे, यानी क्या हुआ, ई था वेक्टर P और यह हो गया वेक्टर Q, यह हो गया वेक्टर P और यह हो गया वेक्टर Q। क्या हम यहां से चारों लाइन का क्या मतलब है कि यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता है, सुनिएगा सावधानी से, यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता है, और वह दोनों जो वेक्टर है, दोनों जो सदिश है वह एक ही ऑर्डर में हो, एक ही ऑर्डर में चल रहा हो, तो जो तीसरा साइड जो होता है यह इस दोनों के जोगफल को सूचित करता है। जैसे अगर इसका नाम हम लोग देते हैं वेक्टर R, तो तीसरा जो साइड होता है यह इस दोनों के जोगफल को दर्शाता है, लेकिन तीसरा साइड का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो यहां लिखा गया है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब यह ऐसे चल रहा है, यह ऐसे चल रहा है, तो फिर यह ऐसे नहीं आना चाहिए, यह उल्टा चलना चाहिए कि इसका डायरेक्शन ऐसे है, फिर यह यहां से ऐसे आ रहा है तो सेम डायरेक्शन में फिर यह ऐसे नीचे की तरफ आता, लेकिन तीसरा साइड जो होना चाहिए उसका ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए, यानी यह ऐसे
तो यह ऐसे ना आकर के या फिर ऐसे इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर वेक्टर आर बराबर क्या लिखेंगे, यानी वेक्टर आर बराबर लिखेंगे वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। यानी यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो और उसका ऑर्डर सेम हो, तो तीसरा जो त्रिभुज का साइड होता है, तीसरा त्रिभुज का जो साइड होता है, वह साइड इस दोनों के ऑर्डर के विपरीत होता है। अगर यह यहां से ऐसे जाता है, यह यहां से ऐसे जाता है, तो इधर ना आकर के इसका डायरेक्शन इसके उल्टा होता है। अर्थात यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता है और उसका ऑर्डर एक ही तरफ हो, सेम ऑर्डर हो, तो जो तीसरा साइड होता है वह इन दोनों के जोगफल को सूचित करता है और तीसरा साइड का ऑर्डर इसके ऑर्डर का क्या होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। फिर एक आध हम एग्जांपल देखते हैं, फिर आप देखिएगा। एक बार में क्लियर नहीं होगा, दूसरा बार में क्लियर होगा, तीसरा बार में क्लियर होगा। क्या नियम है, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखिए। पहले इसको क्या बोलते हैं, यह कहलाता है टेल और यह कहलाता है हेड। तो पहला वेक्टर यहां आपको दिख रहा है, इसका यह हेड है, यहां पर यह इसका क्या चीज है, टेल है, और यह है इसका हेड। तो पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर को टेल रखना है। पहले वेक्टर के पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश का क्या रखना है, टेल रखना है। तो यह दो गो क्या हो गया, दो गो जो है सदिश हो गया जो त्रिभुज के दो भुजाओं को सूचित करता है। तो जो तीसरा साइड होगा वह इस दोनों के जोगफल को दर्शाएगा और इसका जो ऑर्डर होगा वह सेम ना होकर के इसका ऑर्डर अपोजिट होगा। देखिएगा, फिर ऊपर हम लोग कुछ चीज पर चर्चा करते हैं, एक आध और फिगर पर चर्चा करते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी आप यह टेंशन में मत पड़िएगा, ये अंग्रेजी में है, हिंदी में है, हर चीज अब आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको हर चीज इंग्लिश में ही मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जो जो सिंपल वर्ड है उसको जाने समझे और गणित में किसी भी डिफिनेशन को, किसी भी परिभाषा को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरे सावधानी के साथ बात को सुनिए। हो सकता है एक बार में आपका क्लियर नहीं हो, दूसरी बार में क्लियर होगा, तीसरी बार में क्लियर होगा, चौथी बार में क्लियर होगा। देखिएगा, फिर हम लोग कुछ फिगर पर काम करते हैं। यह मान लीजिए कि कोई वेक्टर हम दे रहे हैं m और यहां पर कोई दूसरा वेक्टर हम दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं n। सुनिएगा, आपको याद कीजिएगा जब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पढ़ाए होंगे तो वहां आपको हम पढ़ाए थे कि इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट या इसको हम लोग बोलते हैं टेल, और यहां के लिए बताए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या इसको बोलते हैं हेड। इतना आपके दिमाग में होगा यदि आप डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है लिखे होंगे या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो है आप वीडियो जो है वह सुने होंगे। तो इतना यदि आप लिखे होंगे तो आपके दिमाग में जो है यह बात जो है वह बैठा हुआ होगा। अब देखिएगा यहां पर कि नियम क्या था कि क्या करना है कि जो पहला सदिश यहां पर आपको लेना है, यह पहला सदिश आपका मान लीजिए वेक्टर m है। क्लियर? तो पहले सदिश के हेड पर आपको दूसरे सदिश का क्या रखना है, टेल रखना है, टेल। तो यहां पर आप क्या किए, इसके टेल को रख दिए, यानी पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश का क्या रखाया, टेल। अब यह हो गया वेक्टर n। अब दोनों का ऑर्डर देखिए तो सेम है, यानी
यह यहां से ऐसे जा रहा है, यह यहां से ऐसे जा रहा है। अगर यह फिर यहां से ऐसे आ जाता, अगर फिर यहां पर हम त्रिभुज ऐसे खींचते, या फिर यहां से ऐसे आ जाता, तो इस सबको बोला जाता सेम ऑर्डर में है। लेकिन परिभाषा क्या कह रहा है कि जो आपका तीसरा साइड है, तीसरा साइड को जो लेना है वह रिवर्स ऑर्डर में लेना है, यानी इसको सेम ऑर्डर में दोनों को लेना है, ये दोनों को सेम ऑर्डर में लेना है। और तीसरा जो होगा वह रिवर्स ऑर्डर में होगा। इस साइन पर ध्यान दीजिएगा, यह रिवर्स ऑर्डर में है, अर्थात यह ऐसे चलकर ऐसे नहीं आया। मान लीजिए अगर इसका नाम दे रहा है O, इसका नाम दे रहा है A, और इसका नाम दे रहा है B, तो O से A आया, A से B आया, और B से फिर O आ जाता, तो अब कहते कि यह सेम ऑर्डर में है। लेकिन यहां क्या हुआ, O से A आया, A से B आया, सेम ऑर्डर है, लेकिन B से अब इसके O के तरफ नहीं आना है, यानी यह अगर ऐसे आता तब सेम ऑर्डर होता, यह अब इसके उल्टा में लेना है, यानी रिवर्स ऑर्डर लेना है। तो रिवर्स ऑर्डर कि यह नीचे की तरफ ना आकर के यह ऊपर की तरफ जाएगा। यही जो तीसरा साइड होता है, तीसरा साइड वही त्रिभुज के रिजल्टेंट को सूचित करता है। रिजल्टेंट कहने का मतलब है उसके योग को सूचित करता है, योग कहने का मतलब है उसके सम को सूचित करता है। तो देखिएगा यहां कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए वेक्टर R दे देते हैं, तो पूरे बात को ट्रायंगल नियम से क्या लिखेंगे, त्रिभुज के योग नियम से पूरे बात को क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि वेक्टर OB बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB, यानी वेक्टर OB बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। तो OB का वैल्यू कितना दिया गया है जी, यहां दिया गया है वेक्टर R, यानी वेक्टर R बराबर वेक्टर M प्लस वेक्टर N। यही होता है त्रिभुज का योग नियम। कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी हिंदी पढ़ने का। फिर सुनिए, यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता है और उसका ऑर्डर सेम ऑर्डर हो, तो जो तीसरा साइड होता है, थर्ड जो साइड होता है, तो जो थर्ड साइड होता है वह जो है इन दोनों के योगफल को दर्शाता है, और यह जो थर्ड साइड होता है उसका जो ऑर्डर होता है वह रिवर्स ऑर्डर में होता है, उल्टा उसका होता है ऑर्डर। यानी यह दोनों ऐसे चल रहा है, यह ऐसे चल रहा है, तो तीसरा साइड ऐसे न चलकर ऊपर की तरफ चलेगा, यानी इसका जो ऑर्डर है अगर वह अपोजिट है, तो इस तरह के नियम को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में होगा क्या सर सिर्फ ऐसे ही लेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लेंगे, आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। देखिएगा यहां पर जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है, देखिएगा कुछ और उदाहरण हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ जो एडिशन है उसका कुछ और उदाहरण देखेंगे। हम जानते हैं 90% बच्चों का क्लियर हो गया होगा, फिर भी जो 10% बच्चे हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा वह बच्चे देखेंगे कि कैसे जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा हमेशा आप एक ही तरह लिख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ जो हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर यह वेक्टर A है, हम यहाँ आपको कह रहे हैं यह वेक्टर B है, तो जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखिएगा, इसको लिखने का और भी वे हो सकता है आप ऐसे लिखते हो, सर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यह हो गया वेक्टर A, पहला वेक्टर हो गया। तो दूसरा आपको क्या बताया गया है कि जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हो सकता है कि यह क्या चीज है, यह इसका टेल है और यह क्या है, हेड है। तो दूसरा वेक्टर क्या रखना है, यानी दूसरा वेक्टर के जो टेल है उसको उठा के कहां रखना है,
पहले वेक्टर के हेड पर। अब कुछ मत कीजिए, इसको यहां से ऐसे पुट कर दीजिए और इसका डायरेक्शन जो है ऐसे लगा दीजिए। दोनों आपका जो है सदिश हो गया। अब देखिए कि यह हो गया वेक्टर बी, यानी सेम डायरेक्शन में हो गया। अब तीसरा जो यह साइड है, यह जो थर्ड साइड है, यह अगर मान लीजिए यहां से आप ऐसे जा रहे हैं, यहां से ऐसे जा रहे हैं और यहां से फिर ऐसे आ गए, तो इसको बोलेंगे सेम ऑर्डर। लेकिन हमको तीसरा साइड क्या चाहिए? तीसरा जो साइड होगा वह चाहिए रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। यानी यह यहां से ऐसे चल रहा है, यह यहां से ऐसे चल रहा है, तो तीसरा साइड यहां से ऐसे ना आकर के रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, यानी यह जस्ट इसके ऑपोजिट। और मान लीजिए कि यह रिजल्ट, इसको नाम दे देते हैं हम O, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यानी अब क्या डिफिनेशन हम लोग लिखे थे कि इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता है और दोनों को जो है सेम ऑर्डर में लिया गया हो, तो तीसरा साइड जो होता है वह इस दोनों के योगफल को सूचित करता है। क्या सूचित करता है? इस दोनों सदिश के योगफल को सूचित करता है। और उसका दिशा होता है, जो तीसरा साइड होता है, तीसरा साइड, उसका दिशा क्या होता है? इन दोनों के रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब उल्टा, यानी यह O से A चल रहा है, यह A से B चल रहा है, तो यह B से O के तरफ नहीं आएगा। अगर B से O के तरफ आ गया तो अब तो क्या हो गया? सेम हो गया। हमको चाहिए कि जो तीसरा साइड है यह रिवर्स में होना चाहिए, तीसरा जो है उल्टा में होना चाहिए। तो यहां पर आप इसके लिए रिवर्स लगा दिए। अब इसको ट्रायंगल लॉ से क्या लिखिएगा? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या लिखिएगा? तो यहां लिखिएगा वेक्टर OB, यही ना थर्ड साइड है जी। क्या लिखिएगा? यानी वेक्टर OB यानी थर्ड साइड क्या सूचित करता है? तो थर्ड साइड सूचित करता है कि यह जो दोनों सदिश है, जो त्रिभुज के दो भुजाओं को सूचित करते थे, उनके योगफल को सूचित करता है। तो इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर OB बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। तो OB का मान लीजिए हम यहां से दे दिए रिजल्टेंट वेक्टर R, नहीं तो रिजल्टेंट वेक्टर R है, तो OB बराबर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। आई होप कि अब यह सबको क्लियर हो गया होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है। फिर यहां देखिएगा, अगर हम आपसे कहें यह इस डायरेक्शन में है, यहां से दूसरा साइड है, दोनों सेम ऑर्डर में है, तो जो तीसरा साइड लेंगे, जो तीसरा साइड होगा यह ऐसे ना आकर के इसके रिवर्स ऑर्डर में होगा। इसको नाम अगर देते हैं वेक्टर C, इसका नाम देते हैं वेक्टर D और इसका नाम देते हैं वेक्टर E। तो ट्रायंगल लॉ से, त्रिभुज के योग नियम से यह क्या हो जाएगा? यानी वेक्टर E बराबर वेक्टर C प्लस वेक्टर D। कुछ क्लियर हो रहा है जी? लगभग आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो और दोनों सेम ऑर्डर में लिया गया हो, तो जो तीसरा साइड होता है, तीसरा भुजा, वह तीसरा भुजा किसको सूचित करता है? इन दोनों के योगफल को, योगफल माने जोड़ को, सम को। यानी यह दोनों साइड, यह जो दोनों आपको साइड दिख रहा है, दोनों सदिश दिख रहा है, यह दोनों के योगफल के बराबर किसका वैल्यू होता है? रिजल्टेंट का। तो जो तीसरा साइड होता है वह दोनों के योगफल को दर्शाता है, लेकिन तीसरा साइड जो होगा यह दोनों के विपरीत होगा। यह नहीं कि यह यहां से ऐसे आया, यह यहां से ऐसे आया, यह यहां से ऐसे आया, तो गलत हो जाएगा। यानी कौन फिगर गलत हो जाएगा? यहाँ देखिएगा बारीकी से। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा फिगर बनाया, फिर यहां से ऐसे बनाया और फिर यहां से ऐसे बनाया, इसका भी डायरेक्शन ऐसे कर दिए आप, तो यह जो है त्रिभुज का योग नियम नहीं है। यानी जो तीसरा साइड होना चाहिए वह जो है इस दोनों के अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। आई होप कि अब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ गए होंगे। आपको डिफिनेशन रटने की, अंग्रेजी हिंदी पर जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर एक बार सुनिएगा
यदि कोई दो सदिश यदि कोई दो सदिश यदि कोई दो सदिश यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो जो तीसरा साइड होता है वह तीसरा साइड इस त्रिभुज के भुजाओं के जोगफल को सूचित करता है, रिजल्टेंट को सूचित करता है। यानी यह जो तीसरा साइड होता है या तीसरा साइड इस दोनों भुजा के जोगफल को सूचित करता है, लेकिन इसका ऑर्डर उल्टा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ऑपोजिट मतलब कि यह यहां से यहां आया, यहां से आया और यहां से फिर यहां नहीं आना चाहिए, यहां से जस्ट उल्टा होना चाहिए, नीचे ना आकर के यह उल्टा चले। तो इस तरह का जो नियम होता है वह कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, त्रिभुज का योग नियम। यदि इसका नाम हम देते हैं कुछ भी वेक्टर m, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, वेक्टर m बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b। लेकिन अगर कहीं ऐसे दिया गया है कोई दो वेक्टर, या ऐसे फिर दूसरा या ऐसे, और जो तीसरा साइड दिया गया है वह यहां से ऐसे मिला दिया गया है, लेकिन इस डायरेक्शन में दे दिया गया है, इसका मतलब है यह O है, यह A है और यह B है, तो O से A आया, A से B आया और B से फिर O आ गया, यानी सबका जो है सेंस जो है वो सेम है, सेम ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो है यह फिगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वो नहीं, हम लोग इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में नहीं लेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए क्या चाहिए, तो यह जो थर्ड साइड है, यह थर्ड साइड कैसा होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। इसको भी है लिखने का कुछ तरीका, माइनस वगैरह करके हम लोग है कुछ आगे नियम, लेकिन अभी हम लोग इस पर जोर नहीं देंगे। हम लोग को बस यही चाहिए कि यदि कोई दो साइड, कोई दो वेक्टर किसी त्रिभुज के दो भुजा को सूचित करता है और उसका ऑर्डर सेम है, तो तीसरा भुजा जो होता है वो दोनों भुजा के जोगफल को दर्शाता है, और इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से विपरीत होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी नियम होते हैं वह कहलाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसका पूरे वेक्टर में कम से कम 1000 बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट से एक निकला हुआ कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, कि योग का समानांतर चतुर्भुज का नियम, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आई होप कि आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वो समझ गए होंगे, और जो थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसी से यह सब जो है योग नियम में ही आता है, एडिशन नियम में ही आता है। इसी से निकला हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। कॉपी में पहले आप लोग इस फिगर को और हेडिंग को नोट कीजिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। आप जब भी मैथ का लेक्चर पढ़िए तो आपके हाथ में एक पेंसिल, एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए। हर एक बात को देखिए, सुनिए, समझिए और तुरंत जो है आप सारी बातों को जो है वो सिस्टम से जो है वो लिखते चलिए। तो आप सबसे पहले लिखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यानी योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। इसको पहले हेडिंग दीजिएगा और आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या। फिर लास्ट में हम दोनों को एक साथ समरी करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यानी इफ, लिखते चलेगा आप भी साथ में, हम समझाते हैं। इफ टू कोइनिशियल वेक्टर, इफ टू कोइनिशियल वेक्टर can be represented if two coinitial vector can be represented by
एडजेसेंट कहिए ऐसे भी नॉर्मल, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। If two coinitial vector can be represented by two sides of parallelogram, then diagonal from same initial point, then diagonal from same initial point represent their resultant means sum। देखिएगा, if two coinitial vector can be represented by two sides of parallelogram, then diagonal from the same initial point represent their resultant। थोड़ा बारीकी से सुनिएगा और इस चीज को समझिएगा बाबू, कि कह रहा है कि यदि कोई दो कोइनिशियल वेक्टर, बोलो तो खड़ा हो जाओ, बोलो कोइनिशियल वेक्टर क्या है, कहा जा रहा है जी, कोइनिशियल वेक्टर क्या है, यानी कोइनिशियल वेक्टर हम लोग चर्चा किए थे, वह सभी सदिश जो एक ही बिंदु से होकर के निकलते हो, वह सभी सदिश जो एक ही बिंदु से होकर के निकलते हो, तो उस तरह के सदिश को हम लोग बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। यानी लिखा गया है, इफ टू कोइनिशियल वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ऐसा दुगो सदिश जो एक ही बिंदु से होकर के निकलता हो, ऐसा दुगो सदिश जो एक ही बिंदु से होकर निकलता हो और वह दोनों सदिश किसी पैरेललोग्राम के दो भुजा को सूचित करता हो। देखिएगा, यहां पर आपको एक दिख रहा है सदिश ए, आपको यहां पर एक दिख रहा है सदिश ए और यहां दिख रहा है सदिश बी। क्या यह दोनों जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या दोनों जो है एक ही पॉइंट से निकला हुआ है कि नहीं? तो परिभाषा जो कह रहा था, इफ टू कोइनिशियल वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब यदि कोई दो सदिश जो एक ही इनिशियल पॉइंट से निकला हो और वह किसी पैरेललोग्राम के भुजाओं को दर्शाता हो, तब उसी बिंदु से निकलने वाला जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वह विकर्ण इन दोनों भुजाओं के योगफल को सूचित करता है। नहीं समझे होंगे, फिर सुनिएगा, यदि कोई कोइनिशियल वेक्टर, माने यदि कोई दो कोइनिशियल वेक्टर, तो यहां पर कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन है? यह है वेक्टर बी और यह है वेक्टर ए। तो यदि कोई दो कोइनिशियल वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो, किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो, तो उसी बिंदु से निकलने वाला जो डायगोनल होता है, यह डायगोनल जो है इन दोनों भुजाओं के योगफल को सूचित करता है और इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसको क्या बोलेंगे जी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से क्या बोलेंगे? इधर दिख रहा है, देखिए तो इधर यहां तक, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से क्या लिखिएगा? वेक्टर ओसी, यहां से क्या लिखेंगे? वेक्टर ओसी बराबर क्या लिखेंगे? यानी ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओसी बराबर क्या लिखेंगे? वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी। तो मान लीजिए वेक्टर ओसी का नाम दे देते हैं वेक्टर आर।
तो वेक्टर आर बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर आर बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अर्थात फिर सुनिएगा, यदि कोई दो सदिश जो एक ही बिंदु से निकलता हो और वह दोनों सदिश किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो, तो उसी इनिशियल पॉइंट से निकलने वाला जो विकर्ण होता है, उसी इनिशियल पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होता है, वह डायगोनल इन दोनों सदिश के जोगफल को दर्शाता है। यह जो है इन दोनों के जोगफल को दर्शाता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं दो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन है, एक है OA और दूसरा है OB, यही ना दो को इनिशियल वेक्टर है। इस फिगर को देखिए और बारीकी से पहचानिए कि यहां पर दो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन है, एक है OA और दूसरा है OB, यही है ना। और इसी कहां से निकला हुआ है, तो O से निकला हुआ है। तो इसी O से निकलने वाला जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वह डायगोनल इन दोनों भुजाओं के जोगफल को सूचित करता है। तो यहां लिखा गया है OC, यानी वेक्टर OC बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब OC का मान क्या है, लिखा है यहां पर वेक्टर R, तो वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हिंदी में फिर समझिएगा इस पूरी बात का मतलब कि यदि कोई दो को इनिशियल वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो, तो उसी बिंदु से यानी डायगोनल फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट, यानी यदि कोई दो को इनिशियल वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को सूचित करता है, यदि कोई दो को इनिशियल वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को सूचित करता है, तो उसी बिंदु से निकलने वाला जो विकर्ण होता है, वह विकर्ण इन दोनों सदिश को, इन दोनों भुजाओं के जोगफल को दर्शाता है, और इसी नियम को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यानी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब थोड़ा सा आप बारीकी से देखिएगा कि कैसे पैरेललोग्राम लॉ जो है एडिशन लॉ को भी पालन करता है। तो आई होप कि आप पूरी बात आप लिख लिए होंगे। क्या इस बात को आप लिख लिया है जी? इसको मिटाया जा सकता है? देखिएगा, देखिएगा बाबू कि यह जो पैरेललोग्राम लॉ है कि यहां पर ए है, ये तो क्या पैरेललोग्राम, अगर आपसे हम कहें बाई पैरेललोग्राम लॉ, बाई पैरेललोग्राम लॉ, तो बाई पैरेललोग्राम लॉ से क्या लिखिएगा, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, फिर सुनिएगा लास्ट टाइम। यदि कोई दो कोई इनिशियल वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर का मतलब दो गो वेक्टर है आ एक ही बिंदु से निकलता हो, एक ही बिंदु से निकलता हो, तो यदि कोई दो को इनिशियल वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो, तो उसी बिंदु से निकलने वाला जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, वह इन दोनों भुजाओं के जोगफल को सूचित करता है, और इसी नियम को कहते हैं समानांतर चतुर्भुज का योग नियम। तो क्या नियम था कि यदि कोई दो को इनिशियल वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को सूचित करता, तो यहां पर दो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन है, OA है और OB है, यही है ना जी, यही ना लिखा गया OA या OB, ये दो को इनिशियल वेक्टर हो गया। इसी बिंदु से निकलने वाला डायगोनल कौन है, तो डायगोनल है OC। तो यानी डायगोनल बराबर हो जाएगा ये दोनों भुजाओं का जोगफल। तो दोनों भुजा में वेक्टर कौन कौन था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर आर बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसको बाई पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग क्या लिखेंगे कि वेक्टर आर
बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यह हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब जो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अभी पढ़े हैं, त्रिभुज का योग नियम जो पढ़े हैं, उसको हम लोग देखते हैं वह इसको सत्यापित करता है कि नहीं। यानी बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, त्रिभुज के योग नियम से। तो सबसे पहले हम आपको कहते हैं, खूब बारीकी से देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए सी। आए विद्यार्थी देखो तो ओ ए सी, ओ ए सी, बस इतना ही देखना है। ओ ए सी का यहां फिगर बना देते हैं। देखो तो क्या ओ ए सी यही है, या यहां से ऐसे जा रहा है, या यहां से ऐसे जा रहा है। देखो तो यही है। अब यहां पर खूब बारीकी से देखिएगा कि अब यहां पर जो आप डिफिनेशन पढ़ रहे थे कि यह जो आपको ओ ए दिख रहा है, वह जो आपको ए बी दिख रहा है, खूब बारीकी से इसमें आप थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा कि अगर हम लोग इसमें चर्चा करें कि आर यानी वेक्टर आर, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहां पर ओ ए के बदले जो वेक्टर ओ ए है, या वेक्टर ओ ए में हम लोग क्या लिखेंगे, खूब बारीकी से देखिएगा कि इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो ट्रायंगल लॉ से क्या लिखते जी, ट्रायंगल लॉ से आप लिखते कि वेक्टर ओसी बराबर, वेक्टर ओसी बराबर क्या लिखते, वेक्टर ओसी बराबर लिखते वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी लिखते। अरे विद्यार्थी सिर्फ नीचे वाला ट्रायंगल देखिएगा, ओ ए सी। तो अभी ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं ना, तो ट्रायंगल लॉ में क्या लिखते हैं आप कि ओसी बराबर क्या लिखते, ओ ए प्लस ए सी। तो देखिए तो ओ ए प्लस ए सी का पालन हो रहा है। और मान लीजिए ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको, बारीकी से देखिएगा। यानी अगर हम आपसे कहें इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो ओबीसी में आपको क्या दिख रहा है कि यह वेक्टर यहां से ऐसे जा रहा है, यह यहां से ऐसे जा रहा है, सेम ऑर्डर में है। इसका रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर में। तो क्या लिखिएगा, वेक्टर क्या लिखिएगा जी, वेक्टर ओसी बराबर वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी। तो ओसी के बदले हो गया वेक्टर आर, ओबी के बदले हो गया क्या चीज, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आपने यहां से देखा कि समानांतर चतुर्भुज का जो योग नियम है, कैसे यहां से ट्रायंगल लॉ का भी पालन कर रहा है। तो आप यह जितनी बातें हैं, जितनी डिफिनेशन है, आप कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार पढ़िएगा। हर एक बात को रोक रोक के पढ़िएगा, उस पर काम कीजिएगा, अपना से फिगर क्रिएट कीजिएगा कि भाई हमको बनाना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उससे अपना से फिगर क्रिएट कीजिएगा, फिर उस पर काम कीजिएगा, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कीजिएगा। और आज का ये दोनों थ्योरी इतना महत्वपूर्ण है कि आपको कम से कम 1000 बार आपको वेक्टर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसको बार बार आप रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा। कल हम जब आएंगे फिर एक बार इसको एक बार रिपीट कर देंगे कि थोड़ा बहुत किसी विद्यार्थी को डाउट होगा तो उसका डाउट जो है वह क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आप इस चीज को रिवीजन कीजिए। कल हम लोग फिर इसी चैनल पर मिलते हैं 9 से 10 में मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू।